Hello everyone, welcome to Edunatural. I hope you all are doing very well with your studies and today our topic is get back to the history, formation and movement of Indian plate. तो आज हम समझेंगे कि जो आज के टाइम पे हमें इंडिया की पोजीशन दिखती है ग्लोब पर या वर्ल्ड के मैप पर, क्या वो हमेशा से वैसी ही थी, क्या वो पोजीशन चेंज हुई है, राइट? तो पूरी जर्नी इंडिया की गोंडवाना लैंड से प्रेजेंट स्टेट तक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए कि इंडिया में एग्जैक्टली जब हम हिमालय के फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो हिमालयास के बनने के पीछे क्या प्रोसेस थी, किस तरीके से जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वो आखिरकार कहाँ से आए। तो इन सारी चीज़ों के जो रहस्य हैं वो हिस्ट्री में छिपे हुए हैं, यानी कि इंडिया की पुरानी जर्नी से हम वो सारे आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, ये है हमारा 650 मिलियन ईयर्स अगो का मैप, राइट? या हम कहें कि ग्लोब पे हमें जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं आज के टाइम के 7 कॉन्टिनेंट्स हमें जिस तरीके से नजर आते हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आते थे 650 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि पूरा का पूरा जो लैंड मास था वो एक तरीके से पेंजिया के रूप में डिवाइडेड था। लेट्स से कि ये आपकी एक अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर एक पूरा इंटीग्रेटेड लैंड मास था जिसे हमने नाम दिया पेंजिया, राइट? क्या नाम दिया? पेंजिया। इसके बाहर जो ग्रैंड वाटर बॉडी थी इसे हमने नाम दिया पैंथालासा, राइट? पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा इन दोनों से मिलकर हमारा पूरा वर्ल्ड बनता था, यानी कि कोई भी अलग अलग तरीके से कॉन्टिनेंट्स हमें इस ग्लोब पर देखने को नहीं मिलते थे कुछ सालों पहले, कुछ नहीं एक्चुअली मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, राइट? धीरे धीरे करके कन्वेक्शन करंट की वजह से जो कि हमें क्रस्ट के अंदर एस्टेनॉस्फेयर में मैग्मा देखने को मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये आप मान लीजिए कि अर्थ के अंदर, यस, अर्थ ये है, ये अर्थ की क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर क्या है? एस्टेनॉस्फेयर है जहां पर मॉल्टन मैग्मा आपको नजर आएगा। अब इस मॉल्टन मैग्मा में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हीटअप होके क्या होता है? राइज होता है। इस तरीके से जब ये मैग्मा राइज होता है तो ये फ्लोट कर रहा है, क्योंकि मॉल्टन है तो ये अपने ऊपर पाई जाने वाली क्रस्ट को भी क्या करता है? अपने साथ मूव करने की कोशिश करता है, जिसे हम डिटेल में कन्वेक्शन सेल थ्योरी में या सी फ्लोर स्प्रेडिंग में समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको बेसिक्स में बस इतना समझने की कोशिश करना है कि जो एस्टेनॉस्फेयर में प्रेजेंट मैग्मा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के क्रस्टल मूवमेंट के लिए। तो जिस तरीके से ये क्रस्ट को मूव करता है अपने साथ साथ, तो आप देखेंगे कि जो 650 मिलियन ईयर्स अगो जो पेंजिया लैंड मास था वो धीरे धीरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया कुछ इस तरह, एक पार्ट ऊपर रह गया, दूसरा पार्ट नीचे, राइट? तो ये आप इमेज में देखिए 152 मिलियन ईयर्स अगो लेट जुरासिक पीरियड में यहाँ पर आपको बहुत सारे डिवीजन देखने को मिलेंगे। पहले हमने 255 मिलियन ईयर्स अगो देखा, ये देखिए ये गोंडवाना का पार्ट बन गया है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है धीरे से इससे अलग होकर कोशिश कर रहा है यूरेशिया यानी कि अंगारा लैंड बनने की, राइट? तो इस तरीके से एक पेंजिया का लैंड मास दो लैंड मास में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले नॉर्थवर्ड लैंड मास को हमने कहा क्या? यूरेशिया या फिर अंगारा लैंड। नाम याद रखिएगा, यूरेशिया या फिर अंगारा लैंड। और साउथ में जो लैंड मास था उसे हमने कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना का संबंध इंडिया से बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज भी इंडिया में हम देखते हैं कि गोंडवाना एक प्लेट्यू है, राइट? गोंडवाना एक रीजन है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से आया गोंडवाना, तो यहाँ से आया। जो हमारा सदर्न लैंड मास था इसे गोंडवाना नाम दिया गया था, जिसका हिस्सा था इंडिया। अब आप सोचेंगे इंडिया तो नॉर्थ में है, फिर साउथ में कैसे था? बिल्कुल, अभी नॉर्थ में है लेकिन पहले ये साउथ में हुआ करता था। पूरी जर्नी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से डिवीजन हो गया। अब ये जो पैंथालासा एक ग्रैंड वाटर बॉडी थी चारों तरफ, इसका जो पानी है वो इस बीच वाली जगह पर भी फिल हो गया और इस सेंट्रल सी को हमने नाम दिया टेथिस सी, टेथिस सी, राइट?
तो इसका नाम था टेथिस सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयाज के फॉर्मेशन में, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से लैंडमास के 2 डिवीजन हो गए। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं लेट जुरासिक पीरियड में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, ये भी आपस में डिवाइड होने लगे, टूटने लगे, बिखरने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन सेल, जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स दैट आर फ्लोइंग बिलो द क्रस्ट। ओके, तो अब आप देखेंगे, बिल्कुल आप इसको माइंड में क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट पे। जिस तरीके से किसी ओशन में, किसी रिवर में पानी बहता है और पानी के ऊपर अगर नाव डाल दी जाए तो वो पानी के करंट्स के साथ साथ वो नाव भी बहेगी, वो बोट भी फ्लोट करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से क्रस्ट के अंदर जब मैग्मा फ्लोट करता है मॉल्टन स्टेट में, तो अपने जो क्रस्ट है वो क्रिस्टल पार्ट भी, क्रिस्टल ब्लॉक्स भी क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि हम अपनी एक पूरी लाइफ में उसे महसूस नहीं कर सकते। मिलियंस ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं उस चीज को नोटिस करने में, राइट। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इमेज में आप देख रहे हैं कि गोंडवाना लैंड में आपका साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये आज भी साउथ में ही है। हम मान सकते हैं कि ये गोंडवाना का पार्ट रहे होंगे, लेकिन हमारा जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है ये भी कभी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था, जो कि अफ्रीका के पास आज भी स्थित है, मेडागास्कर, राइट। तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था और इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है सिर्फ वही उस समय बना हुआ था। नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज की फॉर्मेशन बाद में हुई है। तो ये हमें जर्नी समझ में आ गई कि इंडिया की जो हमारी हिस्टोरिक लोकेशन थी वो कहाँ पर थी, राइट। ये आप और डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी इंडिया की लोकेशन थी पहले, और यहाँ पर आज की लोकेशन हमें देखने को मिलेगी इंडिया में, राइट। तो इस तरीके से अब इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की। अब ये नॉर्थ में ही क्यों गया, इसका जवाब हमें मिलता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। इसके पीछे कई सारे रीजन बताए गए हैं। यहाँ पर जो रीजन फिट होता है वो है कि इक्वेटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इंडिया और जो दूसरे कॉन्टिनेंट से उन्होंने नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि हर एक चीज सेंटर में अपने आप को खींचने की कोशिश करती है, दूसरी चीजों को सेंटर में इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इंडिया ने ऊपर की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ मूवमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट की। जर्नी में आगे क्या होता है देखिए, इस तरीके से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरेबिया का कुछ पार्ट, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हमारे गोंडवाना के पार्ट थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोंडवाना का पार्ट कौन सा नहीं था या कौन सा था। ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म, किस तरीके से ओरिजिन हुआ। The oldest landmass, the Indian Peninsula, was a part of Gondwana land। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का वो गोंडवाना से अटैच्ड था, हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स बाद में बने हैं। कैसे बने हैं हम आगे समझेंगे। और गोंडवाना लैंड में क्या क्या इंक्लूडेड था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, राइट। और ये सब पहले एक थे, फिर धीरे धीरे ये अलग हो गए, अलग अलग डायरेक्शंस में इन सभी लैंड मासेस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ओके, और इसके पीछे रीजन क्या था, कन्वेक्शन करंट। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे चल के प्री कैम्ब्रियन एरा में, कब, प्री कैम्ब्रियन एरा में जो पार्ट था गोंडवाना लैंड का, वो धीरे धीरे उसमें अपने आप में अपने अंदर भी हलचल मचने लगी। दो तरीके से मूवमेंट चल रहे थे। एक तो इंडिया टूट के नॉर्थवर्ड जर्नी पे स्टार्ट हो गया था, दूसरा जो पेनिनसुलर इंडिया था उसमें अपने आप में भी काफ़ी सारी हलचल मच रही थी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें टूट रही थी, कुछ चीज़ें बन रही थी, राइट। तो इस तरीके से आप इंडिया को इमेजिन कीजिएगा, सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट को। ये मैप जो है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया गया है, बाकी उस समय में हिमालयाज नहीं थे। तो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो एरिया आता था वहां पर 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स थे, जिनके नाम थे अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम। ये जो 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स थे ये इस तरीके से जुड़े हुए थे। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, कोई एक लैंडमास जो किसी तीसरे लैंडमास से जुड़ा हुआ है, अगर वो उससे टूटेगा तो वो यहाँ से तो टूटेगा ही, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, उसके इस वाले एंड पे, राइट।
तो यहाँ अंदर भी कुछ ना कुछ हलचल होगी। तो जब मेडागास्कर से इंडिया अलग हुआ तो ऐसे जब मेडागास्कर से इंडिया अलग हुआ तो इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में भी 3 फ्रैक्चर्स आ गए। अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम 3 अपलैंड्स बन गए, और जो फ्रैक्चर्स आए जिन्हें हम जियोसिंक्लाइन भी कह सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से ट्रेंचेस जैसे बन गए, फॉल्ट बन गए। उन फॉल्ट्स में 3 नदियां बहने लगी जिन्हें हमने नाम दिया नर्मदा, सोन और गोदावरी। आज भी वो रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। हम देखते हैं कि नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। तो वो रिफ्ट कैसे बना? क्योंकि ये जो एक पूरा प्रोटो कॉन्टिनेंट था वो चटक गया, वो टूट गया, और जब टूटा तो 3 क्रैक्स बन गए, फॉल्ट बन गए, जिनमें से जो फॉल्ट था उसमें नदियां बहने लगी और जो अपलैंड बचा, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, कभी भी कोई एक फ्लैट सरफेस था, अगर वो अचानक से बीच से टूट जाए तो क्या होगा उसमें? वो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे एक रिफ्ट बन जाएगा जिसमें आज नर्मदा फ्लो कर रही है, और बाकी के जो 2 अपलैंड बचे हुए थे, हाईलैंड्स बचे हुए थे, उस समय में वो बड़े ही ऊंचे ऊंचे हिल्स और प्लेट्यूज हुआ करते थे, उन्हें हमने नाम दिया था अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम, राइट। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है, ओल्डेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑफ इंडिया है, वो हमें पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलती है। द बॉर्डर रीजन्स ऑफ दीस लैंड मासेस एट देयर जॉइंट्स आर कॉल्ड लिनियामेंट्स, और इन जॉइंट्स को हम लिनियामेंट्स बोलते हैं, जो कि आज नर्मदा, सोन और गोदावरी इन्हीं लिनियामेंट्स में फ्लो करती है, राइट। अब प्री कैम्ब्रियन एरा में ही क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चल के अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम का इरोजन चालू हो गया। जब इरोजन चालू हुआ तो ये जो हाई हिल्स थे ये धीरे धीरे इरोड होकर इनकी हाइट कम होने लगी और ये प्लेट्यूज में कन्वर्ट होते गए, और जो नदियां थी वो अपने कोर्स को कंटिन्यू करती हुई आगे बहती चली गई। जब इनका इरोजन हुआ तो इनके कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि अरावली के बाद विंध्य बन गए, सतपुड़ा बन गए, ईस्टर्न घाट्स बन गए, छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा अलग हो गया, और ये सभी अरावली, सिंहभूम और धारवाड़ से ही अलग होकर बने, राइट। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की। जो हमने अभी प्रोसेस देखी वो इंडिया पेनिनसुलर प्लेट में अंदर ही अंदर ये प्रोसेस चल रही थी। अब साथ साथ में इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और कुछ इस तरह इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता गया। जब इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ता गया तो ये रीजन कौन सा था? ये हमारा इंडियन ओशियन का रीजन था, राइट। अब आज ये इंडियन ओशियन है, उस समय इंडियन ओशियन नहीं था, ये पैंथलासा का ही पार्ट था, और बीच में हमारा कैथस सी हमें देखने को मिलता था। इंडियन लैंडमास ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, इस तरीके से वो ऊपर गया, तो कई सारी बीच में घटनाएं हुई। कैसी घटनाएं हुई? देखिए, जब कोई भी चीज आगे बढ़ती है तो उसकी अपनी एक प्लेट है, राइट। तो इंडिया क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन इंडिया के आगे ओशियनिक प्लेट थी, और उस तरफ से भी हम देखें तो एक ओशियनिक प्लेट थी। तो यहाँ से इंडिया चल रहा है, वहाँ हमें एशिया नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ओशियन प्लेट है वो अलग अलग थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ओशियन के बीच में कोलिजन हुआ, और जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो हैवियर प्लेट होती है वो क्या होती है? वो उसके अंदर चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है। सबडक्ट होने के बाद वो अंदर ही अंदर मेल्ट होगी, क्योंकि मॉल्टन मैग्मा वहाँ पे प्रेजेंट है, और वो मॉल्टन मैग्मा कहीं ना कहीं से बाहर निकल के आएगा, और जहाँ से वो बाहर निकलेगा वहाँ पे हमें वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हुआ। ये देखिए आप, ये इंडिया था, ये एशिया था, लेकिन यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट थी, यहाँ पर भी ओशियनिक क्रस्ट थी। जब ये दोनों आपस में टकराई तो इसमें क्या हुआ? सबडक्शन हुआ। लेकिन जब सबडक्शन हुआ तो जो मेल्टिंग प्लेट थी वो क्या हुई? बाहर, बाद में जो मैग्मा था वो कहीं से फूटकर बाहर निकलने लगा, और एक आइलैंड आर्क या छोटी सी रिज बन गई। उस आइलैंड आर्क को हमने कहा द्रास आइलैंड आर्क। क्या कहा? द्रास आइलैंड आर्क। ओके, तो इंडिया और एशिया के बीच में एक द्रास आइलैंड आर्क बन गया ओशियन कोलिजन की वजह से, जहां एक चेन बन गई माउंटेन की, छोटे छोटे माउंटेन की जो चेन बन जाती है उसे हम आइलैंड आर्क बोलते हैं। अब क्या हुआ? ये आइलैंड आर्क तो बन गया, लेकिन इंडिया तो अपनी जर्नी कंटिन्यू किए हुए है, उसे तो एशिया तक पहुंचना है, उसकी मंजिल क्या है? एशिया है। तो ये इंडिया जब आगे बढ़ा तो ये बीच में द्रास आइलैंड आर्क आ गया। अब इंडिया इतना बड़ा लैंड मास था, इंडिया ने कहा मैं बीच में रुकूंगा नहीं, मैं तो उस द्रास आइलैंड आर्क के ऊपर से ही
गुजर जाऊंगा क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हूँ। राइट तो इस तरीके से आप देखेंगे इंडिया जो था वो आगे बढ़ता गया और द्रास आइलैंड आर्क के ऊपर से इंडिया गुजरा। ये जो आइलैंड आर्क थे यहाँ से कंटिन्यूसली मैग्मा जो है वो निकल रहा था, क्योंकि एक तरीके से मिड ओशन एक रिच की तरह था और यहाँ से जो मैग्मा निकल रहा था वो इस इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, जम गया। मतलब जो इंडिया की क्रिस्टल प्लेट थी उसमें भी ये जो आइलैंड वॉल्केनिक आर्क की जो क्वालिटीज थी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी या जो मैग्मा था वो यहाँ पर भी डिपॉजिट हो गया। इसीलिए आज भी हमें महाराष्ट्र वाले रीजन में, पेनिनसुलर इंडिया वाले रीजन में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, जबकि वहां पर किसी तरह का कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है पास्ट हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी हमें वहां पर वॉल्केनिक सॉइल देखने को, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ इंडिया द्रास आइलैंड आर्क के ऊपर से क्रॉस हुआ था किसी समय में। राइट आगे बढ़ेंगे। इन्हीं जो ये जो द्रास आइलैंड आर्क थे इन्हें इंडिया अपने साथ लेके आगे बढ़ने लगता है और साथ लेके आगे बढ़ता है तो इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल है ये वॉल्केनिक आर्क है और ये धीरे धीरे इंडिया के साथ आगे बढ़ता है और वही पार्ट है आज हमारा ट्रांस हिमालयाज का, जहां में काराकोरम रेंज देखने को मिलती है। काराकोरम का नाम है कारा, यानी जहां पे ब्लैक सॉइल है, वॉल्केनिक सॉइल है। क्यों है, क्यों ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे देखने को मिलती हैं? क्योंकि द्रास आइलैंड आर्क का पार्ट जो है वो इंडिया के साथ ऊपर चला और वहीं आज हमें ट्रांस हिमालय या काराकोरम रेंज देखने को मिलती है। राइट तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले बनना शुरू हो गए थे जब इंडिया द्रास आइलैंड आर्क से टकराया था, और जो हमारे ग्रेट हिमालयाज, जो हमारे मेन हिमालयाज हैं, उनके बनने की प्रोसेस तब शुरू हुई जब इंडिया फाइनली टेथिस सी के सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होने लगे उसकी वजह से। अब क्या हुआ कि अब देखिए आप, बीच में टेथिस सी था, द्रास आइलैंड आर्क की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब टेथिस सी में क्या हुआ कि जो हमारी पेरिनियल रिवर्स थी, जो ऑलरेडी एशिया से बह के आ रही थी, वो अपने साथ काफी सारे सॉइल और सेडिमेंट्स उस पतले से एक नैरो वाटर बॉडी में जमा करते जा रही थी, क्योंकि टेथिस सी कंटिन्यू सिकुड़ रही है। क्यों सिकुड़ रही है? क्योंकि इंडिया अपने एशिया के पास जा रहा है। राइट तो उस टेथिस सी में काफी सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होने की वजह से क्या हुआ, वो सेडिमेंट्स आपस में फोल्ड होने लगे। जब हम किसी जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करते जाएंगे तो क्या होगा, एक समय बाद वो मिट्टी ऊंचाई जो हाइट है उसे गेन करेगी। राइट तो जब सेडिमेंट्स बहुत सारे वहां पे जमा होने लगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया, फोल्डिंग स्टार्ट हो गई। तो इसे हम बोलते हैं जियोसिंक्लिनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज। ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब टेथिस में बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हुए तो हिमालयाज का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया कुछ इस तरीके से। पहली स्टेज में जियोसिंक्लाइन बनी, यहाँ पे जो ए प्लेट है इसे मान लीजिए इंडिया है और ये एशिया है, और ये टेथिस नैरो होता जा रहा है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो गया, आप देखिए सी बेड में आपको सेडिमेंट्स नजर आ रहे होंगे। राइट फिर इसके बाद धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनमें कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेशन होने की वजह से एंटीक्लाइन सिंक्लाइन इस तरीके से फोल्ड बनने लगते, वार्पिंग होने लगती है यहाँ पर, और फिर बाद में कुछ इस तरीके से फोल्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं और हाई माउंटेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हिमालयाज के फॉर्म में। राइट तो इस तरीके से एक्सटेंसिव एल्यूवियल डिपॉजिट की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बने और हिमालयाज बने। तो सबसे पहले बने हिमालयाज, फिर जब हिमालयाज को क्रॉस करके वो पेरिनियल रिवर्स प्लेन में एंटर करती हैं तो काफी सारे एल्यूवियल को डिपॉजिट कर देती है और वहां पर हमें नजर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवर अपने एल्यूवियल सॉइल को, हिमालय को क्रॉस करते हुए एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट करके वहां पे बन रही हैं। माना जाता है कि जो हिमालयन रीजन है हमारा वो काफी अनस्टेबल रीजन है। हिमालयाज काफी अनस्टेबल रीजन माने जाते हैं क्योंकि आज भी कंटिन्यूसली वो जो जियोसिंक्लिनल थ्योरी की प्रोसेस है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, दोनों प्लेट्स आज भी एक दूसरे के पास जा रही हैं, दोनों में अभी भी मूवमेंट कंटिन्यू है और हिमालयाज की हाइट अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है बिकॉज वो जो सेडिमेंटेशन है वो कंटिन्यूसली पुश
कर रहा है, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रही हैं, राइट। तो हिमालयाज काफ़ी अनस्टेबल जोन माने जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे उत्तराखंड वाले रीजन में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, नेपाल में, और आप देखेंगे कि बिहार वाली साइड में, इन सभी जगह पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं बिकॉज अनस्टेबल रीजन है ये, राइट। और इसके अलावा जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है वो काफ़ी स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मास है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, उसके अंदर अब कोई भी तरह की हलचल नहीं हो रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, राइट। हिमालयाज आज भी 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से राइज हो रहे हैं, और पहले जो 8848 हाइट थी वो अब 8850 हो चुकी है, यानी 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ माना जाने लगा है उसको, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हिमालयाज का एवोल्यूशन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो फेजेस है हिमालयाज के फॉर्मेशन के, वो भी सीरीज में हुए। आपने देखा सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज के बनने की प्रोसेस चालू हो गई थी, जो कि मेन हिमालयाज का पार्ट बिल्कुल नहीं है, वो द्रास आइलैंड का हिस्सा है बचा हुआ, जो इंडिया के साथ चल दिया था, इसीलिए वहां पे हमें काराकोरम यानी कि वॉल्केनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे ग्रेट हिमालयाज है उनकी अपलिफ्टमेंट शुरू हुई, फिर मिडिल हिमालयाज की, फिर लेजर हिमालयाज की। फर्स्ट फेज जो था वो लगभग 50 से 40 मिलियन ईयर्स अगो था जब ग्रेट हिमालयाज बने, और 25 से 30 मिलियन ईयर्स अगो मिडिल हिमालयाज का बनना चालू हुआ, और फिर बने हमारे शिवालिक्स या लेजर हिमालयाज, जिन्हें हम बोलते हैं। लगभग 2 मिलियन से 20 मिलियन ईयर्स अगो तक के बीच में इस ड्यूरेशन में इनका फॉर्मेशन हुआ था। कुछ फॉसिल्स भी शिवालिक्स में पाए जाते हैं तिब्बत प्लेट्यू वाले रीजन में, और कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं शिवालिक के जो कि तिब्बत से भी देखने को मिलते हैं, तिब्बत से सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं हमें यहाँ पर, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन भी हो रहा है और कंटिन्यूसली बन भी रहे हैं हिमालयस, यानी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के साथ हमें यहाँ पे फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए आज का प्रेजेंट कंडीशन आप इंडिया का देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक पेनिनसुलर पार्ट जो है वही लाई करता था। हिमालयाज बाद में बने, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर अ प्रैक्टिस, इतनी देर में आपने क्या समझा, फाइनली आपसे पूछा गया विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, देन व्हाट विल बी योर आंसर? सही सोच रहे हैं अगर आप, तो पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। अगर आपसे पूछा जाए यंगेस्ट लैंड मास या न्यूएस्ट लैंड मास कौन सा है, तो आपका आंसर हिमालयाज होगा या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स। बिल्कुल, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हमारे सबसे लेटेस्ट फॉर्मेशन है इंडिया की ज्योग्राफी का, इंडिया की फिजियोग्राफी का, राइट। क्योंकि हिमालय के बनने के बाद वहां से बहती हुई नदियों के द्वारा सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, वो बने हुए थे। तो यंगेस्ट लैंड मास नॉर्दर्न प्लेन्स है और ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर प्लेट्यू है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी बैक सून।